आरसीबी नहीं, आरसीबी। आरसीबी के फैन से जब पूछा कि आरसीबी आईपीएल से बाहर हो गई है तो आप कैसा फील कर रहे हो, तो उनका कहना था, अरे बता रहे हो करे घटिया बैटिंग, घटिया बॉलिंग, घटिया फील्डिंग। केजीएफ यानी कि कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी को छोड़ दे तो बैटिंग में कोई और था ही नहीं जिस पे भरोसा किया जा सकता था। बॉलिंग में भी सिर्फ एक बंदा, मोहम्मद सिराज, जिसने अपनी जान लगा दी थी आरसीबी को जिताने के लिए, कोई और बॉलर था ही नहीं। फील्डिंग में भी फंबल्स, ड्रॉप कैचेस, ये सब क्लोज कॉल्स आरसीबी को इस वक्त डस रहे होंगे, क्योंकि प्लेऑफ की कुर्सी को आरसीबी ने हाथ तो लगाया लेकिन मुंह ना लगा पाए। क्यों हर बार आरसीबी के फैंस को ये टीम गरम करके ठंडा ही छोड़ देती है? क्यों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, उनके फैंस हर बार यही बोल रहे होते हैं, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्यों फिर से हारी आरसीबी? यही है बस इस दिल जले आरसीबी फैन की इस वीडियो में। हाय, मैं हूं जस्ट अनदर आरसीबी का नसखटा फैन अभिषेक और आप देख रहे हो अनकट। आरसीबी हार गई। सबसे पहले घटिया बैटिंग। भाई इनकी बैटिंग के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, केजीएफ, ये कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और आपके साथ में आते हैं फैफ डू प्लेसी जो कप्तान थे, अगर इनकी बैटिंग को निकाल के साइड में फेंक दे तो इनके पास ऐसा लग रहा था कोई बैटिंग ही नहीं है। अबे कहां से चुन के लाते हो? ये कौन है आपके वो लोग जो ऐसे ऐसे बंदों को चुन के लाते हैं, अलग अलग जगह से ढूंढ के लाते हैं कि भाई ये अगर हम हिडन स्टार्स को लेकर आएंगे और अपनी टीम से खिलाएंगे, बहुत बड़े एकदम से स्टार्स ये भी बन जाएंगे और हमारी टीम के लिए भी गेंस हो जाएंगे। भाई गेंस का तो कुछ नहीं पता है, लेकिन कोई कुछ करके नहीं राजी है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। आप अगर यहां पे फैफ डू प्लेसी के स्टार्ट्स अगर देख लेते हो, 14 मैचों के अंदर 730 रन, अभी तक एक लौता प्लेयर है जिसने 700 रन का आंकड़ा ये जो है पार करा है। बंदा लगातार ऑरेंज कैप की रेस में नंबर 1 बन के चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद इनकी टीम ही सबसे पहले बाहर हो जाती है प्लेऑफ से। मतलब सबसे पहले नहीं, लेकिन आते आते रह जाती है। इन्होंने 56.15 की एवरेज से रन बनाए, 153.68 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 8 50s थी यार। इतना सब करने के बाद भी अगर किसी टीम के अंदर एक ऐसा बैट्समैन हो और फिर भी आपकी टीम बाहर चली जाए, सोचने वाली बात है। क्योंकि इनके साथ में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करने वाला था तो वो था सिर्फ विराट कोहली। विराट कोहली के अगर आप स्टैट्स यहां पर देखोगे, 14 मैच के अंदर 639 रन बने, 101 नॉट आउट इनका हाईएस्ट रहा, 2 बैक टू बैक सेंचुरियां आई हैं, साथ में 53.25 का एवरेज। आप सोच रहे हो कि कितना ये लोग साथ में खेले हैं? भाई T20s के अंदर 50 प्लस एवरेज 2 बंदे लेके चल रहे हैं एक ही टीम के अंदर, फिर भी इनकी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है। सोचो आगे की बैटिंग कितनी खराब होगी। बंदे की 2 सेंचुरियां, 6 हाफ सेंचुरीज, उसके बावजूद ये लोग लूजिंग साइड पे हैं, प्लेऑफ्स के लिए नहीं क्वालिफाई कर पाए। मैक्सवेल जो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, इनके साथ भी यही चलता रहा, लेकिन फिर भी जहां चले वहां पे अच्छा चले। मैक्सवेल को अगर आप देखो, 14 मैच के अंदर इन्होंने 400 रन बना लिए थे और इनका हाईएस्ट रहा 77 का, 33.33 की एवरेज, ये भी एक T20s के हिसाब से बहुत अच्छी एवरेज है, 183.48 का स्ट्राइक रेट। इससे आपको पता चलता है ये बंदा टिकने से ज्यादा मारने पे ध्यान दे रहा था और इसी बीच में ये आउट हो जा रहा था। ये खत्म हो गया इनका केजीएफ और ये खत्म हो गई इनकी बैटिंग, क्योंकि इसके बाद अगर आप बात करते हो, कोई बड़ा नाम है ही नहीं इनके पास। एक बड़ा नाम था इनके पास ले दे के, वो था दिनेश कार्तिक। पिछले साल आईपीएल के अंदर जितना इस बंदे ने डैजल करा था, इतना बढ़िया इनका सीजन गया था कि भाई साहब इन्हें सीधे सीधे इंडिया की T20 इंटरनेशनल की टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया था। T20 वर्ल्ड कप खिलाने इनको लेकर गए थे। आरसीबी के अंदर जिस तरीके से फिनिशर अपना रोल निभा रहे थे, वैसा ही रोल इनको इंडियन टीम के लिए मिला और वहां पे भी उन्होंने कुछ नहीं करा। और इस साल भी आकर आरसीबी के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, एकदम बेकार, बर्बाद। अगर आप स्टैट्स देखोगे बिल्कुल ही आपका दिमाग चकरा जाएगा, कैसे ये बंदा पिछली बार लगभग 40-50 का एवरेज लेकर चल रहा था। आप देखो एक बार स्टैट्स दिनेश कार्तिक के, 13 मैचेस के अंदर 140 रन बने मात्र, हाईएस्ट रहा 30 का, एवरेज रही 11.6 की, यहां पर 134.61 का यहां पे स्ट्राइक रेट था। तो ये भी आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई 150, 180, 200 ऐसा कोई स्ट्राइक रेट रहा हो कि बंदा मारने के चक्कर में बार बार आउट हो जा रहा हो। भाई आउट हुए जा रहे हैं यहां पे। और दिनेश कार्तिक का साथ में आईपीएल के अंदर एक बहुत प्यारा रिकॉर्ड बन गया कि रोहित शर्मा को टॉपल करके इन्होंने बना दिए हैं 17 डक्स सो फार इन आईपीएल, यानी कि ये बन गया इनका बहुत बढ़िया वाला रिकॉर्ड। यार अगर इतने आपके सबसे चौथे मेन बैट्समैन के ये हालचाल हैं, तो आप बाकी को तो सोच ही लो ना, बिल्कुल ही कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अनुज रावत जिनको लेकर आए थे, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 9 मैच के अंदर उन्होंने 91 रन ही मैनेज करे। ब्रेसवेल जिनको ये बार बार ऊपर खिलाते थे, स्पिनर हैं, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने भी इनको बैटिंग ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करा। 5 मैच में जो इनको मौके मिले बैटिंग करने के, 58 रन ही बना पाए। आकाशदीप 2 मैच में 17 रन। लोमरोर 12 मैच खेले, मुझे नहीं पता ये अपनी टीम के ललित यादव या रियान पराग कौन है, लेकिन लोमरोर इस टीम से एकदम सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। 12 मैच में 135 रन और 16.87 का एवरेज रहा है इनका, और
स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा है, 139.17 का स्ट्राइक रेट रहा है। इनके अलावा विशाख है, शहबाज अहमद है, कोई चल के राजी नहीं था इनमें से। आप जिनको लेकर आए हो प्रभु देसाई को, वो भी उन्होंने कोई रन नहीं बनाए। हर्षल पटेल से आपको उम्मीदें थी, उन्होंने भी रन नहीं बनाए। हसरंगा को आपने खिलाया, लेकिन उन्होंने भी बैटिंग के अंदर कोई भी जरा सा भी उन्होंने वो नहीं करा कंट्रीब्यूशन। सो बेसिकली आरसीबी की बैटिंग यहीं पर आकर खत्म हो जाती है और कोई बचता नहीं है। तो इसके बीच में आप सोच के चलो कि इनके अगर इन्होंने आगे अपनी आने वाले सीजन्स के अंदर अपनी बैटिंग को नहीं सुधारा, गए ये लोग, अगली बार भी इनसे जीतने की आपने अगर उम्मीद लगाई है तो वो बेमानी ही होगी। अब आ जाते हैं इनकी घटिया बॉलिंग पे। घटिया बॉलिंग इस तरीके से, क्योंकि अगर आप एक बॉलर को निकाल दो यानी कि मोहम्मद सिराज को, तो और कोई इनके पास निकल के आता ही नहीं है। क्योंकि सिराज को अगर आप एक तरफ देखते हो कि भाई कैसी उसने परफॉर्मेंस दी है, अगर आप स्टार्ट देखना शुरू करते हो 14 मैच के अंदर भाई ने 19 विकेट निकाले हैं। इसके साथ अगर कोई मिला है, और मतलब इकोनॉमी रेट भी 7.5 का रहा है, मतलब बहुत इंप्रेसिव है यार ये। ऐसा कोई बॉलर आपके पास है और उसके बाद भी अगर आप लूजिंग साइड पे हो तो ये बड़ी मतलब आपके लिए परेशानी की बात हो सकती है। अगर कोई बाहर से आके देख रहा है अचानक से कि ऐसी टीम के बाद, मतलब ऐसे बॉलर्स हैं, ऐसे बैट्समैन, उसके बाद भी ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती है प्लेऑफ के लिए, तो इसकी वजह यह है कि मोहम्मद सिराज के अलावा इस टीम के अंदर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी ही नहीं। अगर आप हर्षल पटेल की बात करते हो, जिनको पर्पल पटेल कहा जाता था कि विकेटें लेते थे, उन्होंने 14 मैच के अंदर मात्र 14 विकेट लिए और बाकी इकोनॉमी रेट भी इनका लगभग 10 के आसपास रहा। इनके बाद जो नंबर आते हैं करण शर्मा का, 7 मैच खेले उन्होंने, 10 विकेट लिए, इनको ढंग से इस्तेमाल नहीं करा। कभी अगर एक आध मैच में रन खा लिए इन्होंने तो इनको उठा के बाहर फेंक देते थे। ये इन्होंने करा करण शर्मा के साथ, जबकि इन्होंने 7 मैच में 10 विकेट निकाल लिए थे। अब इनकी जो पूरी टीम सिलेक्शन प्रोसेस थी, ये भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कब हसरंगा को खिला रहे हैं, कब पार्नेल को खिला रहे हैं, कब हेजलवुड को खिला रहे हैं। भाई आप एक बार डिसाइड कर लो ना कि किसको रहना है, किसको नहीं रहना है। कोई अगर बंदा फॉर्म में नहीं है, और ऐसा कैसे हो जाता है कि आपने जो भी टीम में बंदे आते हैं एक साथ सारे के सारे आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। मतलब बेस्ट 11 की अगर आप बात करते हो और इंपैक्ट प्लेयर मिला के बेस्ट 12 अगर आप बनाते हो, उसके अंदर ले देखिए आपके 4 ही बंदे चल रहे हो, तो भाई ये टीम क्वालिफाई कर भी कैसे सकती है। आरसीबी के फैन से पूछ तो ले एक बार, बेचारे अभी भी खून के आंसू रो रहे हैं कि भाई इस साला कप नाम दे, इस साला कप नाम दे, आ ही नहीं रहा कप। अब आते हैं घटिया फील्डिंग के ऊपर। घटिया फील्डिंग का मतलब यह है कि भैया जब आपके पास इंपॉर्टेंट कैचेस आ रहे होते थे, इंपॉर्टेंट रनआउट आ रहे होते थे, आप छोड़ देते थे। सिराज बॉलिंग में जितना अच्छा कर रहे थे, उन्होंने फील्डिंग के अंदर उतने ही कैच छोड़े हैं और उतने ही ज्यादा फंबल करके चौके भी छोड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो क्लोज गेम था, जहां पे हुआ था आईपीएल का सबसे बड़ा लफड़ा, यानी कि लखनऊ वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का गेम, जहां पे भैया बहुत ज्यादा आवेश खान आके अपना हेलमेट फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गौतम गंभीर जाके उंगली दिखा रहे क्राउड को। उसी मैच के अंदर वो जो लास्ट बॉल थी, वहां पर सबसे पहले हर्षल पटेल ने एक मैनकेटिंग का चांस छोड़ा था। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने धोनी बनने की कोशिश करी थी, एक ग्लव निकाल के फेंक दिया था कि रन आउट करेंगे, लास्ट बॉल पे रन नहीं लेने देंगे। वो बंदा कार्तिक धोनी बनते बनते कामरान अकमल बन गया, उसे पता भी नहीं चला एक ही मिनट में कि आप दुनिया बदल गई एकदम से। लेकिन ये जो क्लोज कॉल्स थे ना इस तरीके के कि बस आ गए, पहुंच गए, जीत जाते, अब वही 2 पॉइंट्स उसी एक जरा सी मिस्टेक की वजह से इनको बहुत भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं पहुंच पाए अब प्लेऑफ के अंदर। मेरे हिसाब से ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे एक साथ आरसीबी के साथ मतलब थे, और इसी वजह से आपके अगर 12 प्लेयर्स खेल रहे हैं, 4 ही बंदे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इनका जाना वैसे भी बन नहीं रहा था। आप फैन हो मेरी तरह से तो आप दिल में जरूर चाह सकते थे कि आरसीबी पहुंच जाए जैसे तैसे करके, लेकिन पहुंचना आसान तो कतई नहीं लग रहा था। शुक्र करो आरसीबी के फैंस कि कहीं गलती से ये अगर प्लेऑफ में पहुंच जाते लखनऊ के अगेंस्ट, और वहां पर इन्होंने फिर वही 4 प्लेयर थ्योरी के हिसाब से परफॉर्म किया होता और बाकी लोग नहीं चले होते और वहां हार जाते, तो कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती लखनऊ के फैन से। नवीन उलग तो अभी भी बदतमीजियां करे जा रहे हैं, सोचो तब अगर गलती से हार जाते तो कितनी करते। आपके हिसाब से आरसीबी के हारने की क्या क्या वजह थी? मेरे हिसाब से ये थी, मैंने आपको बता दी है, नीचे आप कमेंट्स में बता सकते हो। आरसीबी को क्या चेंजेस करने चाहिए अगले टूर्नामेंट के लिए, अगले सीजन के लिए, ये भी आप नीचे बता सकते हो। और क्या विराट कोहली को अब ऐसे में ये सोचना चाहिए कि भाई बहुत हो गया आरसीबी के साथ, कहीं और चलना चाहिए? क्योंकि कई लोग तो ऐसा कह ही रहे हैं कि विराट भाई ये टीम आपको डिजर्व नहीं करती है। ये भी नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी आईपीएल और क्रिकेट के बारे में, डब्ल्यूटीसी के बारे में और एशिया कप, वर्ल्ड कप, सब कुछ हर चीज के बारे में हम अनकट पे क्रिकेट का कंटेंट लेकर आते रहेंगे। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अनकट।